अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोई और आज मेरे साथ इब्रार रस्तोरी साहब एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने हाज़िर खिदमत हैं। इब्रार रस्तोरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज चीदा जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अपने नाज़रीन के साथ। बड़ा अहम आज केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बानी PTI इमरान खान के साथ मुलाकातों का जो सिलसिला था वो एक थम चुका था और उसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो चहमे गोइयाँ भी की जा रही थी कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। कोई भी सियासी तौर पर बात होती थी तो वकला जो हैं वो उनके पास जाते थे मुशावरत करने के लिए और मुशावरत करने के लिए रोक दिया गया था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस हुआ, उसकी तफसीलात जो हैं वो नाज़रीन के साथ ज़रा शेयर कीजिएगा। इकराम शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो केस हुआ है ना, उसके बाद ये समझ लें मरियम नवाज़ के वज़ीर आला बनने के बाद उनके मुंह पर पहला तमाचा है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि इमरान खान से 14 दिन तक मुलाकातों पर 12 मार्च को पाबंदी लगाई थी वज़ारत दाखिला पंजाब ने। ठीक है। और कहा था कि कोई भी इमरान खान से मुलाकात नहीं करेगा और ये कहा गया था कि वहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, थ्रेड हैं। फिर कल इमरान खान से भी सहाफ़ियों की बात हुई। इमरान खान ने कहा ये सारा झूठ बोला जा रहा है। उसके बाद कल चीफ जस्टिस की अदालत में एक और मुकदमा था जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन लोगों को मिलने की इजाज़त दी थी उसके बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा था उसके हवाले से। तो वहाँ पर यह इंकशाफ हुआ कि ये सिक्योरिटी की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा वहाँ मुलाकात के लिए जाते हैं उस पर इजाज़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी है। तो जो सरकारी वकील कहते हैं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि अडियाला जेल रावलपिंडी में है, तो रावलपिंडी पंजाब में है और फिर वो पंजाब में मतलब चाह रहे हैं कि ये लाहौर हाई कोर्ट का इख्तियार बनता है। हाँ। तो फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि अगर आपकी इस बात को हम मान लें तो ये बता दें कि हमें जो इस्लामाबाद के 5000 से 7000 जो कैदी हैं वो तो अडियाला जेल ही होते हैं। फिर उन्होंने नवाज़ शरीफ केस का हवाला भी दिया माजी में। कहा कि नवाज़ शरीफ को सज़ाएँ, उसका ट्रायल सब कुछ इस्लामाबाद में हुआ, बाद में वो अडियाला में थे। उनकी मुलाकातें, उनकी सज़ाएँ, उनका सब कुछ तो इस्लामाबाद की अदालतों ने दिया है, ये वहाँ पर दिया गया। तो उसके बाद ये शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, उनकी अदालत में आज ये गुज़िश्ता रोज़ भी समाअत हुई थी और सुपरटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस हुआ था। आज फिर समाअत हुई और चीफ जस्टिस जो जज हैं, जज ने कहा कि अडियाला जेल के सुपरटेंडेंट से कि आप PTI के रहनुमाओं को इमरान खान से मिलने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने एक शिकवा भी ज़रूर किया। इस बात पर कुछ हद तक सच्चाई भी है इकराम। उन्होंने कहा कि अब हमें ये नहीं पता कि इमरान खान के हर बंदा उठ के आ जाता है मैं इमरान खान का वकील हूँ, हर बंदा उठ के आ जाता है मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर एक मैकेनिज़्म बन जाता है तो मुलाकातों की इजाज़त हम दे सकते हैं, क्योंकि चीफ जज ने कहा कि ये इख्तियार वज़ारत दाखिला पंजाब का नहीं है, सुपरटेंडेंट अडियाला जेल आपका है, अडियाला जेल आपका है। हाँ। तो आपने इस मैकेनिज़्म को देखना है। तो फिर जज ने कहा कि थोड़ी देर तक आप दोनों बैठ के शेर अफजल मरवत को भी कहा और कि आप दोनों बैठ के एक मैकेनिज़्म बनाएं और मैकेनिज़्म ये बनाए कि मेंबरान असम्बली, मेंबरान सेनेट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कोई अहम रहनुमा है या फिर जो वकला हैं, जिसमें 6 वकला का इमरान खान ने लिस्ट दिया हुआ शुरू में, कहा गया कि उन वकला की एक लिस्ट आप फराहम करें, एक फोकल पर्सन बना लें और वो फोकल पर्सन अडियाला जेल के सुपरटेंडेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बीच का किरदार अदा करे और इस तरह जो एक इशू है वो सॉल्व हो जाए। तो आज ये मामला वहाँ पर हो गया और अब इमरान खान से मिलने की इजाज़त मिल गई और ये मरियम नवाज़ के मुंह पर पहला तमाचा है उनके वज़ीर आला बनने के बाद। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो यहाँ पर तो कामयाबी मिली है और मुलाकातों का सिलसिला जो है वो दोबारा से बहाल हो जाएगा। इब्रार रस्तोरी साहब हमें बता रहे थे। इब्रार साहब ये बताइएगा कि असतूर का मामला भी आज सुप्रीम उसमें हाई कोर्ट में समाअत आया, उसके हवाले से थोड़ा सा नाजरीन के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। असतूर के क्या कोई रिलीफ मिलने लगा है हाई कोर्ट से या वो वैसे ही जेल में ही रहेंगे? यार इमरान अपना इकराम, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, असद तूर के साथ जिस तरह का जुल्म इस वक्त हो रहा है ना, शायद माजी में किसी सहाफ़ी के साथ कम ही हुआ होगा। अब जिस मुकदमे को FIA ने गिरफ़्तार किया, आपको याद हो तो वो था कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस पर तनकीद और चीफ जस्टिस पर तनकीद के हवाले से नोटिस हुए थे, यानी 115 की लिस्ट बनी थी, उसमें से 65 सहाफ़ियों को नोटिस हुए थे, उसमें इमरान रियाज़ और असद तूर भी थे। तो 8 फरवरी इंतखाबात से कबल जब सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से प्रेस एसोसिएशन ने जब चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में इस केस को, तो वहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था यार से रिक्वेस्ट की गई साहबियों की जानिब से कि 8 फरवरी तक इसको मुलतवी करें, ये जो नोटिस हुए FIA के रुकवा दें, उसके बाद फिर देख लेते हैं, क्योंकि ये एक
ٹیکنیک کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو مجھے کچھ جہاں سے معلومات ملی اس کے مطابق ایف آئی اے نے پھر ایک اور طریقہ طے کیا اس کے بعد جب وہ نوٹسز واپس ہوئے کہ اب جو نوٹسز ہوں گے اب تک جن لوگوں نے تنقید کی اس کے بعد اگر دوبارہ کوئی اس معاملے کو جاری رکھتا ہے تو اس کو نوٹس ہوں گے, جو روک دیتا ہے اس کو نہیں ہوں گے. اور آپ نے دیکھ لیا ابھی تک صرف عمران نیاز اور اسد طور 2 کو ہوئے, باقی کسی کو نوٹس نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کے بعد بھی جنہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تنقید کا اس کو نوٹس ہوئے. اب دلچسپ بات یہ ہے اکرام کہ اسد طور کو نوٹس ہوا چیف جسٹس اور سپریم کورٹ پر تنقید کا, وہاں پر وہ 2 دن, ایک دن 5 گھنٹے, ایک دن 2 گھنٹے وہاں پر ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے. اور بعد میں جب ایف آئی اے نے ایف آئی آر درج کرائی تو وہاں پر جو سیکشن لگائے گئے ہیں 9, 10 اور 24, اسی حوالے سے گزشتہ روز آپ نے دیکھا سپریم کورٹ میں جب صحافیوں کے حوالے سے جب جے آئی ٹی ہم نے چیلنج کیا پریس ایسوسیشن سپریم کورٹ نے, تو وہاں پر یہ بات بیرسٹر صلاح الدین نے اپنے دلائل کے درمیان کہا کہ جو سیکشن لگائے گئے ہیں یہ تو وہ سیکشنز کے میں آتے ہی نہیں ہے جو انہوں نے لگایا ایف آئی اے نے. اس پر ایف آئی اے کی بڑی سرزنش ہوئی. چیف جسٹس نے کہا یہ ایف آئی اے کا کیا کر رہی ہے, کوئی پڑھا لکھا افسر ہے بھی نہیں ہے. یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے کندھے پہ رکھ کے جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں, آپ ہمارے کندھے پہ رکھ کے گولی چلانا چاہ رہے ہیں. تو پھر اس پر اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان صاحب نے یقین دہانی کرائی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو انہوں نے ایگری کیا کہ جو 9, 10 اور 24 سیکشن لگائے گئے یہ تینوں سیکشنز اسد طور پر نہیں لگتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ 13 کو ان کی ضمانت کا کیس ہے تو انشاءاللہ 13 کو جو ہے نا یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا. یہ کچھ ہوا اور ہمیں بھی یہی لگ رہا تھا کہ 13 کو ضمانت ہو جائے گی. آج پتہ چلا جب سماعت ہوئی وہاں پر جج دلاور کے سامنے وکیل ہیں اسد طور کے ہادی, وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا بھی حوالہ دیا. پتہ چلا وہاں کے جو تفتیشی افسر ہیں وہ بیمار ہیں, ایف آئی اے کے تفتیشی افسر بیمار ہیں اور وہ پیش ہی نہیں ہوئے. تو پھر عدالت نے کہا کہ ہادی کو کہا آپ اپنے دلائل مکمل کریں, اور پھر پیر کو ایف آئی اے کے تفتیشی کو کہا گیا کہ اگر ایف آئی اے پیر کو پیش ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتی ہے تو ہم اپنا فیصلہ سنا دیں گے. اب فیصلہ یقیناً سنا دیں گے. آج 15 دن سے زیادہ ہو گئے. اسد طور جو ہے وہ پابند سلاسل ہے, اگر کل وہ بری ہو جاتا ہے وہاں سے ضمانت ہو جاتی ہے تو یہ 15 دن کا مداوع کون کرے گا؟ اس کے وکیل نے بھی عدالت کے سامنے کہا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یقیناً اسد طور کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اسد طور کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے, آپ بھی بہتر جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں. اسد طور کا صرف جو ہے قصور یہی ہے کہ وہ تھوڑا سا کڑوا بولتا ہے, لیکن بدقسمتی ہمارے یہاں پر جو سچ بولتا ہے نا وہ ویسے بھی کڑوا لگتا ہے. ایشو یہ ہے. بالکل ابرار استوری صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ کڑوا بولنے والے جو ہیں ان کو کڑوا جو ہے وہ سزائیں بھی دی جاتی ہیں, جیسے کہ 15 روز جو ہیں وہ اس وقت اسد طور کو ہو چکے ہیں اور ان کا مداوع جو ہے وہ آج ان کے وکیل نے بھی کہا, اور ابرار استوری صاحب بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ آج عدالت میں بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ اس کا مداوع نہیں ہو سکتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سوار والے دن کیا یہ فیصلہ محفوظ ہوتا ہے اور اس حوالے سے کیا اسد طور کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. اس حوالے سے بھی آپ کو منڈے والے دن اسپیشل ویلاگ کے ذریعے اپڈیٹ کریں گے. آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نے کے بعد.